वेलकम टू स्मार्ट साइंस यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम जो आज चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है ग़िज़ा की पैदावार में बेहतरी। ये हमारा 11वां चैप्टर है। इसे इंग्लिश में कहा जाता है इन्हांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन। और ख़ास तौर से आज इस लेक्चर में जो टॉपिक हमको समझना है उसका नाम है बायोगैस प्रोडक्शन। तो चलिए समझते हैं हम कि बायोगैस प्रोडक्शन क्या है और इसमें कौन कौन से खुर्दबीनी जानदार हिस्सा लेते हैं। इसकी जो साइड हेडिंग है वो है माइक्रोब्स इन एनर्जी जनरेशन। इस तरह से आपकी टेक्स्ट बुक में इसकी साइड हेडिंग दी हुई है कि माइक्रोब्स इन एनर्जी जनरेशन, मतलब इसे उर्दू में हम कह सकते हैं कि खुर्दबीनी जानदार तवानाई की तैयारी में, या खुर्दबीनी जानदारों के ज़रिए किस तरह तवानाई तैयार कर सकते हैं, इस ताल्लुक से हमको इस टॉपिक में पढ़ना है। इसका असल नाम है बायोगैस प्रोडक्शन। इसी को एक दूसरे नाम से और जाना जाता है जिसे गोबर गैस प्रोडक्शन भी कहते हैं। तो चलिए हम एक एक करके इसे समझने की कोशिश करते हैं कि इसके नाम के मानी क्या होते हैं और इसकी तारीफ क्या है। तो ये पहला सवाल है हमारे सामने कि हयाती गैस, इसे उर्दू में हयाती गैस कहा जाता है, इंग्लिश बायोगैस। हयाती गैस से क्या मुराद है? हयाती गैस से क्या मुराद है? तो इसकी तारीफ है हयाती मादों यानी बायोमास पर बैक्टीरियाई अमल से हासिल होने वाली गैस को हयाती गैस कहते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि ये जो पूरा प्रोसेस है या ये जो एक अमल है, इसमें एक किस्म की गैस तवानाई की शक्ल में तैयार होती है। और ये जो गैस है जिसे बायोगैस कहा जाता है, ये जानदारों के ज़रिए हासिल होने वाली गैस होती है, क्योंकि जानदारों से जो वेस्ट प्रोडक्ट हासिल होते हैं उनसे ये गैस तैयार होती है। तो इसलिए इन्हें कहा जाता है कि हयाती मादों पर जब बैक्टीरियाई अमल होता है, कुछ मखसूस किस्म के बैक्टीरिया होते हैं, ये बैक्टीरिया गैस तैयार करने में या एनर्जी तैयार करने में मदद करते हैं। तो जब हयाती मादों पर यानी बायोमास के ऊपर जब बैक्टीरियाई अमल होता है तो उससे जो गैस हासिल होती है उसे बायोगैस कहते हैं। दूसरा सवाल है हयाती गैस यानी बायोगैस के कीमियाई अज्जा, मतलब केमिकल कंपोजिशन लिखिए। अब हमको ये भी मालूम होना चाहिए कि अगर ये एक किस्म की गैस जब तैयार होती है तो वो कीमियाई तौर पर उसके अज्जा कौन कौन से होते हैं, या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि उसके केमिकल कंपोजिशन क्या है। तो इसके ऊपर अगर सवाल आए तो आपको ये पता होना चाहिए। देखते हैं हम कि इसमें कीमियाई अज्जा कौन कौन से हैं। तो हयाती गैस यानी बायोगैस के कीमियाई अज्जा जैसे मीथेन, ये 50 से 60% होती है। ये सबसे अहम जुज़ है इस हयाती गैस का। मीथेन जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज में पाई जाती है, 50 से 60% इसमें मौजूद होती है। दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड 30 से 40%, H2S ये 0 से 3%, और दीगर गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कोबाल्ट, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन ये कलील मिकदार में यानी बिल्कुल कम से कम मिकदार में हो सकती है। हयाती गैस ज़्यादा एहतराक पजीर है और तवानाई के मंबे के तौर पर इस्तेमाल की जाती है, यानी ये एक किस्म का सोर्स ऑफ एनर्जी माना जाता है। एनर्जी के तौर पर इसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला सवाल है हयाती गैस यानी बायोगैस की तैयारी में हिस्सा लेने वाले खुर्दबीनी जानदार माइक्रोब्स के नाम लिखिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। ये 1 मार्क्स के लिए एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, जिसमें आपको लिखना होंगे कि इसमें कौन कौन से माइक्रोब्स यानी खुर्दबीनी जानदार हिस्सा लेते हैं। तो पहला है कोलेस्ट्रिडियम, दूसरा सीडोमोनास, तीसरा मीथेनोकोकस और चौथा है मीथेनोबैसिलस। मीथेनोकोकस और मीथेनोबैसिलस ये बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। ये दोनों किस्म के बैक्टीरिया जो हयाती गैस की तैयारी में इन तमाम का एक अहम किरदार होता है। इन्हीं के ज़रिए हयाती गैस तैयार होती है। अब चलिए हम इसके आगे इसका मुकम्मल प्रोसेस समझने की कोशिश करते हैं।
अगर सवाल आता है कि हयाती गैस बायोगैस की तैयारी के मरहले लिखिए और हयाती गैस प्लांट की नामजद शक्ल बनाइए। स्टूडेंट, यहाँ पर ये दो सवाल अलग अलग पूछे जा सकते हैं। एक सवाल तो सिर्फ खाका या नामजद शक्ल पर आ सकता है, या फिर दूसरा सवाल आ सकता है उसके मरहलों पर। तो हम दोनों को एक साथ समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, पहला मरहला है आपाशीदगी या हल पजीरी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हाइड्रोलाइसिस। आपाशीदगी या हाइड्रोलाइसिस कहा जाता है इसे। तो हाइड्रोलाइसिस है क्या? हयाती गैस प्लांट को देही इलाकों में लगाया जाता है जहां गोबर आसानी से दस्तयाब हो। देखिए, पहली कंडीशन क्या है कि जहां पर भी ये इस तरह का प्लांट अगर लगाना है तो आमतौर पर इसे देहाती इलाके जो होते हैं जहां पर जानवर वगैरह मवेशियों का पालन किया जाता है, उन मुकामात पर इस तरह का प्लांट लगाया जाता है। और उसका फ़ायदा ये होता है कि वहाँ पर गोबर जो है ये आसानी से दस्तयाब होना चाहिए, आसानी से मिल जाना चाहिए, क्योंकि इसमें खाम माल के तौर पर गोबर ही इस्तेमाल होता है। ज़ेरे ज़मीन 10 से 15 फीट गढ़ा किया जाता है। अब अगली स्टेप में क्या करेंगे कि ज़ेरे ज़मीन के अंदर एक लंबा, जैसे कि यहाँ पर आपको शक्ल में दिखाई दे रहा है कि एक लंबा 10 से 15 फीट गहरा एक गढ़ा किया जाता है, एक खड्डा खोदा जाता है और ईंटों और सीमेंट से इसकी घेराबंदी की जाती है। यानी कि इसके अतराफ में ईंटों और सीमेंट से इसकी दीवारें बांधी जाती है, इसकी घेराबंदी की जाती है, एक हाउस नुमा हिस्सा तैयार किया जाता है। ऊपरी हिस्सा गुंबद नुमा ढक्कन से बंद होता है और इस टैंक की दोनों जानिब सीमेंट और ईंटों से बने दो हाउस होते हैं। एक हाउस को गोबर दाखिल करने के लिए होता है और दूसरा हजम शुदा गोबर की निकासी के लिए इस्तेमाल होता है। गोबर दाखिल करने वाले हाउस से गोबर और पानी 1:1 के तनासुब में मिलाकर डाला जाता है। देखिए, अब इसे समझने की कोशिश करते हैं हम कि इस शक्ल में क्या कौन कौन से हिस्से हैं। तो एक 10 से 15 फीट गहरा एक ज़मीन के अंदर एक गड्ढा बनाते हैं। इस गड्ढे को सीमेंट और ईंटों से घेराबंदी कर दी जाती है, यानी कि एक बड़ा सा हाउस की तरह यहाँ पर इसे तैयार कर लेते हैं। तैयार करने के बाद इसके ऊपर एक लोहे का एक कैप की तरह एक गुंबद नुमा एक हिस्सा लगा देते हैं। ये जो गुंबद नुमा ढक्कन होता है ये इसको मुकम्मल तौर से बंद कर देता है ताकि इसमें बनने वाली गैस कहीं से भी लीक ना हो या खारिज ना हो। और इस गुंबद के ऊपर एक नॉब लगा दिया जाता है ताकि यहाँ से गैस का सप्लाई आसानी से हो सके। अब दोनों जानिब दो छोटे हाउस बनाते हैं। दो हाउस ये ईंट और सीमेंट के होते हैं और इसमें से एक जो हाउस होता है, इस हाउस के अंदर गोबर और पानी जो दोनों भी 1:1 के तनासुब में मिलाकर यहाँ पर दाखिल किया जाता है। दाखिल करने के बाद में ये जो मुकम्मल गोबर और पानी जो 1:1 के तनासुब में तैयार किए थे, ये अंदर की जानिब बड़े टैंक के अंदर दाखिल हो जाता है, जिसे डाइजेस्टर कहते हैं। अब ये डाइजेस्टर के अंदर मुकम्मल प्रोसेस होता है। गैर हवाबाश बैक्टीरिया इसके ऊपर अमल करते हैं। अब यहाँ से इस दूसरे हाउस यानी जो मुखालिफ सिमत में दूसरा छोटा हाउस है, उसके ज़रिए यहाँ से हज़म शुदा गोबर बाहर की तरफ आता है। अब इसके बाद में गोबर जो अंदर की तरफ चले जाए, जो पानी के साथ मिलाकर दाखिल किया गया, उसके ऊपर क्या प्रोसेस होता है, अब हम उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, गैर हवाबाज बैक्टीरिया कोलिस्ट्रीडियम और सूडोमोनास इसको गोबर में गैर हवाबाज तनफ़ुस के अमल को अंजाम देते हैं। अब ये जो दोनों बैक्टीरिया हैं, ये गोबर के अंदर गैर हवाबाज अमल तनफ़ुस को अंजाम देते हैं। इसके बाद क्या होता है कि हाइड्रोलिटिक खामरों का इफराज करते हैं। अब इस मटेरियल के अंदर हाइड्रोलिटिक खामरे यानी एंजाइम्स ये तैयार होते हैं और एंजाइम्स खारिज किए जाते हैं, जिसकी वजह से प्रोटीन, चर्बी और पॉलीसेक्राइड
ये जो तीनों चीज़ें हैं, प्रोटीन, चर्बी और पॉलीसेकेराइड को हजम करके इनके मोनोमर तैयार करते हैं। अब यहाँ पर ये जो हाइड्रोलाइटिक खामरे हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है, इनका क्या किरदार है, हमें ये समझना है। तो ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जब तैयार होते हैं गैर हवाबाश तनफुस के जरिए, तो तैयार होने के बाद में ये प्रोटीन, चर्बी और पॉलीसेकेराइड, ये जो तीनों हैं, ये तमाम पेचीदा मुरक्कब है। इन पेचीदा मुरक्कब को हजम करके ये इनके मोनोमर यानी इनकी इकाइयाँ, इनके जो सादे मुरक्कबात है उसमें उसे तब्दील कर देते हैं। उसके बाद दूसरा मरहला शुरू होता है एसिडोजेनेसिस। एसिडोजेनेसिस में समझिए अब क्या होगा। तो एसिडोजेनेसिस इस मरहले में इज्तिमाई गैर हवाबाश एसिडोजेनिक बैक्टीरिया या और ज़रूरी हवाबाश खुर्दबीनी जानदार सादा नामियाती मादों को फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, H2 और कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील करते हैं। देखिए यहाँ पर काम क्या हो रहा है एसिडोजेनेसिस के अमल में। यहाँ पर इज्तिमाई तौर पर यानी तमाम जो है गैर हवाबाश जो एसिडोजेनिक बैक्टीरिया है और इसके साथ साथ कुछ हवाबाश बैक्टीरिया, ये तमाम जो है ये सादा नामियाती मादों को, जो सादा नामियाती मादे यहाँ पर हासिल हुए थे, उनको तब्दील करते हैं फॉर्मिक एसिड में, एसिटिक एसिड में, H2 और कार्बन डाइऑक्साइड में इसे तब्दील कर देते हैं। अब इसमें देखिए यहाँ पर क्या हुआ, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड वगैरह ये तैयार हुए, तो इसलिए इस अमल को कहते हैं एसिडोजेनेसिस। इस मरहले को एसिडोजेनेसिस कहा जाता है। इसके बाद है तीसरा मरहला। अब तीसरे मरहले में मीथेनोजेनेसिस का अमल होता है। मीथेनोजेनेसिस इस मरहले में गैर हवाबाश मीथेनोजेनिक बैक्टीरिया, यहाँ पर इनका अहम किरदार होता है मीथेनोजेनिक बैक्टीरिया का। ये जो मीथेनोजेनिक बैक्टीरिया है जैसे मीथेनोबैक्टीरियम और दूसरा नाम है मीथेनोकोकस, ये एसीटेट को H2 और कार्बन डाइऑक्साइड को मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और H2 में तब्दील करते हैं। यहाँ पर असल चीज़ जो है वो है मीथेन गैस। ये मीथेन गैस की तैयारी का मरहला है। अब देखिए यहाँ पर हम रिएक्शन के ज़रिए समझते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ। तो यहाँ पर एसिटिक एसिड तैयार हुआ था, ये एसिडिक एसिड से मीथेन के साल्मत तैयार होंगे और कार्बन डाइऑक्साइड हासिल होंगी। इसी तरह दूसरे मरहले में फॉर्मिक एसिड तैयार होगा और फॉर्मिक एसिड से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O यानी पानी के साल्मत अलहदा होंगे। उसके बाद में जो कार्बन डाइऑक्साइड और 4H2 जो है इससे बनेगा मीथेन और पानी के साल्मत यहाँ से अलग हो जाएंगे। यानी अपना जो आखिर में जो मेन प्रोडक्ट है वो है मीथेन गैस, जो इस बायोगैस का सबसे अहम हिस्सा माना जाता है। अब ये इकाइयाँ मोनोमर्स यानी हाइड्रोलिटिक एंजाइम की मदद से नामियाती तुरशों यानी ऑर्गेनिक एसिड में तब्दील हो जाते हैं। जिस तरह हमने ऊपर देखे कि इसमें ऑर्गेनिक एसिड तैयार हुए थे, तो ऑर्गेनिक एसिड में तब्दील हो जाते हैं जिनमें खुसूसन एसिटिक एसिड शामिल है। खुसूसन हमने ऊपर पढ़ चुके कि ऑर्गेनिक एसिड कौन से शामिल है इसमें, तो एसिटिक एसिड शामिल है। अब ये एसिटिक एसिड मीथेनोजेनिक बैक्टीरिया के खामरों के जरिए हयाती गैस बायोगैस में तब्दील हो जाता है। अब यही एसिटिक एसिड से जो आखिर में तैयार होती है इन बैक्टीरिया की मदद से बायोगैस या हयाती गैस ये तब्दील हो जाता है। अब ये हासिल शुदा गैस आउटलेट के ज़रिए इस्तेमाल में लाई जाती है या ज़ख़ीरा की जाती है। जिस तरह हमने पिछली स्लाइड में जो डायग्राम देखे हैं उस डायग्राम के अंदर हमने ऊपर की तरफ एक आउटलेट, एक नोब बताया है आपको कि वहाँ से जो गैस ऊपर की तरफ उस लोहे के टैंक में जमा हो जाती है वो उस आउटलेट के ज़रिए या उस नोब के ज़रिए बाहर की तरफ निकाली जाती है, इस्तेमाल में ले सकते हैं या फिर उसे ज़ख़ीरा कर सकते हैं। अब हमको समझना है बेनिफिट्स ऑफ बायोगैस, मतलब हयाती गैस के इस्तेमालात और फ़ायदे। इस पर अगर सवाल आए कि हयाती गैस यानी बायोगैस के इस्तेमालात और फ़ायदे लिखिए, तो आपके पास में इस तरह का मैटर होना चाहिए कि पहला इस्तेमाल, गोबर गैस खाना पकाने और रोशनी के लिए इस्तेमाल होती है।
तो ये सबसे बेसिक और बुनियादी पॉइंट है इसका। ये पहला इस्तेमाल माना जाता है कि गोबर गैस जो है ये खाना पकाने और रोशनी के लिए इस्तेमाल होती है। इसके अलावा पानी का पंप और इलेक्ट्रिक जनरेटर में तवानाई के तौर पर इस्तेमाल होती है। हम इसे आमतौर पर इलेक्ट्रिक करंट या जो बिजली होती है उसके सब्स्टिट्यूट के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक जनरेटर के तौर पर हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं लाइट शुरू करने के लिए, या फिर हम इसे तवानाई का मंबा या तवानाई के और मज़ीद ज़रियों के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़ायदे, उसके कुछ फ़ायदे हैं, जैसे काफ़ी गैर हल पजीर गैस है, इसलिए ये तख़मीरी निज़ाम से बहुत आसानी से अलहदा होती है। काफ़ी गैर हल पजीर गैस है, इसलिए ये तख़मीरी अमल से बहुत आसानी से अलहदा हो जाती है। हल पजीर गैस है ये एक किस्म की, इसके ऊपर फर्मेंटेशन के अमल के ज़रिए इसको हम आसानी से अलहदा कर सकते हैं। ये भी एक इसका फ़ायदा है। इसे आसानी से जमा किया जाता है, यानी हम इसे स्टोर भी कर सकते हैं। दबाव के तहत या ज़ख़ीरा के लिए माई की शक्ल में तब्दील किया जा सकता है। हम इसे अगर उसको ज़ख़ीरा करना है तो उसको दबाव के तहत हम उसको माई की शक्ल में भी तब्दील कर सकते हैं। आसानी से जलने वाली गैस है, इसको जलने में या जलाने में कोई परेशानी नहीं होती। बचा हुआ मादा यानी गोबर जो खाद के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, और जो इसके तैयारी में जो गोबर इस्तेमाल होता है तो उससे जो आउटलेट के ज़रिए जो दूसरे हाउस के ज़रिए जो बेकार वेस्टेज मादा निकलता है हम उसको खाद के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेकार मादों को ज़ाय करके माहौल की आलूदगी से बचाया जाता है। अगला फ़ायदा ये है कि जो गोबर है इसे ये एक किस्म का बेकार मादा है। अब अगर इसको इस तरह का इस्तेमाल करें तो माहौल में होने वाली आलूदगी को कम किया जा सकता है। हयाती मादे से गैर हवाबाश तरीके से पैथोजन को ख़त्म किया जाता है, यानी गैर हवाबाश तरीका जो इसमें होता है इसके ज़रिए पैथोजन ख़त्म कर दिए जाते हैं। ये तवानाई का आसान और सस्ता ज़रिया माना जाता है, और ये तवानाई का जो है एक किस्म का आसान, सिंपल और सस्ता ज़रिया भी माना जाता है। तो अगर एग्ज़ाम में सवाल आता है 2 या 3 मार्क्स के लिए तो आपको इतना मैटर लिखना काफ़ी होगा।